स्वामी जी के बारे में बोला जाता है कि स्वामी जी को न्यूज़ में कैसा रहना, शायद उनका इनग्रेन ये टैलेंट है, या वो जानते हैं क्या बोलने पे न्यूज़ में हो सकता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आज से करीब 25 साल पहले जब पहली बार अखबार पढ़ा था, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ते समय हम अखबार नहीं पढ़ते थे, तो 25 साल पहले जब पहली बार अखबार पढ़ा तो हम देखते थे उसमें फ्रंट पेज पे कुछ न्यूज़ आते हैं, कुछ सेकंड थर्ड पेज पे, कुछ लोकल पेज पे न्यूज़ आते हैं। तो मैं ऐसे सोचता था ये पहले पेज पर इनका व्यू आया है। अच्छा। तो मैं सोचता था, मैं एकदम रियल बात बता रहा हूँ कि यार ये आदमी जो देश के बारे में जैसा सोचता है, इससे बढ़िया तो मेरे पास सोच है। अच्छा। लेकिन मेरा तो ये इसमें अखबार में नाम नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को फेमस होने के लिए, मैं कहता था मेरे व्यूज़ तो आने चाहिए राइट। फ्रंट पेज के ऊपर, ऐसा सोचा। तो मैंने किसी से पूछा ये फ्रंट पेज के ऊपर अखबार में खबर कैसे आती है? तो बोले तो बहुत बड़े आदमी होते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, या कोई बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत ताकतवर आदमी होता है, तो ये बहुत कोई फेमस आदमी होता है, उसके बारे में फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है। फिर मैंने कहा लोकल पेज पे किसके आते? बोले लोकल पेज में जो उस ज़िले में कोई काम करता है उसके बारे में आती है। तो 25 साल पहले हमने लोकल पेज को कब्जा किया। थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ। तो हमने वहाँ काम करते थे, तो पहले हमारे पास में पत्रकार नहीं आते थे, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे। तो हम तो भाई पढ़े लिखे, तो हम बेपढ़े लिखे साधु तो है नहीं, पढ़े लिखे साधु, तो हम लिखते थे। तो हमको लिखना आता है, बोलना भी आता है, तो हम लिख करके देते थे प्रेस नोट। तो और जो हम योग कैंप लगाते थे उसका फ़ोटो डालते थे। तो लोकल पेज में हम छपने शुरू हो गए। तो उसके बाद हम काम में लग गए, हमको फुर्सत ही नहीं मिली इस बात की। तो हम ये हरिद्वार की बात करें या हरियाणा की बात करें? ये हरिद्वार की बात ओके। है। फिर मैं ऐसे ही कैंप कराने लग गया, तो जहाँ भी जाता था वहाँ मेरी खबरें बनने लग गई। फिर जो है 2000 में मेरे पास में आस्था और संस्कार वाले आए। वो बोले हम आपका प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं। तो हमको टीवी पर बोलना नहीं आता था, ऐसे कैमरे को फेस करके हम बात करें तो हमको ऐसा लगता था किससे बात कर रहे हैं, तो हमको बड़ी झिझक होती थी। मैंने कभी लाइफ में फ़ोटो तक नहीं खिंचवाए थे। कोई फ़ोटो खींचता था तो मैं ऐसे कर लेता था। अच्छा। अरे मतलब उससे बड़ा संकोच होता था। तो ये अपने आप हो गया कि फिर टीवी पर हम लोग आने लगे। फिर ज़्यादा हमारे बारे में प्रचार किया वृंदा कारक जी ने। उन्होंने, मैंने कहा ना, आपके बारे में जो भी कंट्रोवर्सी है, आपके बारे में कोई भी विरोध है, अपोजिशन है, या आपके सामने कोई भी कितना बड़ा चैलेंज है, कोई कितना ही बड़ा क्राइसिस है, उस सबको आप अपनी ताकत बना सकते हैं। आप सही रास्ते पर होने चाहिए। तो वहाँ से हम लोग मीडिया के नज़रों में आने लगे। और फिर अब ऐसा हुआ कि इस देश के लोग जो है हमको प्यार करने लग गए। तो अब हम कुछ भी बोलते हो तो खबर बन जाती है। मैं सच बताता हूँ, मैं कोई खबर बनाने के लिए खबर नहीं बोलता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे मस्तिष्क दिया, तो मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एक थॉट रखता हूँ, और उस थॉट को अच्छे शब्दों में कैसे कहना वो मुझे आता है, क्योंकि मैंने 5 साल तक शब्द शास्त्र पढ़ा, उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, ग्रामर, पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ी है मैंने। तो मैं एक विचारशील सन्यासी हूँ और एक संवेदनशील सन्यासी हूँ, और ये मुझे सामर्थ्य मिला है कि मैं अपनी बात को कैसे अच्छे से कहूँ। तो मैं करंट इश्यूज के ऊपर बोलता हूँ, और वो बोलता हूँ जो देश के करोड़ों लोग सोचते हैं, क्योंकि मैंने करोड़ों लोगों के साथ कनेक्ट किया है, उनको दिलों को छुआ है, उनके दिलों को अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। तो जो है अभी तो मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ, क्यों, दरअसल शायद होता है ऐसा भी कभी कभी, जब आप आंदोलन कर रहे होते हैं तब आपको स्पेस चाहिए होता है, तो उस समय आप जितना ज़्यादा आप कठोर बोलेंगे, तो मैंने बहुत कठोर भी बोला है, तो उतना ही। एक समय वो भी था करीब 4-5 साल तक जब हर दिन मैं अखबार में रहता था, जब
हम चाहते थे कि हमारे व्यू पहले पेज पर आए, उस समय हमको अखबार वाले नहीं जानते थे। फिर वो जब आने शुरू हो गए तब हमारी लड़ाई शुरू हो गई, तो हम चाहते थे हर दिन हमारे व्यू आने चाहिए। अच्छा। और अब हम सोचते हैं कि हमारे बारे में कभी कभी आना चाहिए। अच्छा। तो अब हमारे लिए समस्या ये हो गई है कि हमको अखबार के लिए भी टाइम देने के लिए एक एक महीना सोचना पड़ता है। तो माने ये वक्त के साथ आपके जीवन में कुछ बातें होती हैं कि लेकिन अच्छा फिर कुछ लोग सोचने लग जाते हैं अलग अलग तरीके से कि बाबा जी वो बोलते हैं जो हेडलाइन बन जाता है, ऐसा ऐसा मैं सोच के कुछ नहीं। समझिए, आप क्या इवॉल्व हुए हैं, मतलब जैसे 2005, 6, 7 में आप बहुत इश्यूज पे बातें करते थे, ये 10 तक 11 तक भी, अभी थोड़ा सा आप मतलब चुन चुन के अपना इश्यू चूज करते हैं क्या? पहले तो हर चीज़ के बारे में आप शायद कमेंट कर देते थे। हाँ, सच बात है। हाँ, मैं हर बारे में बोलता था। और अभी भी मैं अपने हर बारे में व्यू रखता हूँ। राइट। लेकिन मैं बोलना चाहूँ तो मैं 365 दिन अखबार के पहले पेज पे रह सकता हूँ। Okay. लेकिन अभी मैंने बोलना कम कर दिया। हाँ। होता क्या है कि करीब 5 साल तक हमने उस समय एक मन में ठान लिया था कि जो राजनीतिक पार्टी इस देश में रूल कर रही है उसको एक बार हमारा शाश्वत बैर नहीं है, बिल्कुल। एक बार उसको सत्ता से हटना चाहिए, तो इस देश में एक राजनीतिक दृष्टि से लोग खुली सांस ले सकेंगे और एक हमारे लोकतंत्र के हित में हो। तो उस समय मैं हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, आर्मी और जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बोलता था। तो अब मैंने वो काम कम कर दिया जानबूझ के। मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार मिला तो हमने कहा काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन ये बहुत बड़ा इशू है। 3 तरह से गवर्नमेंट काम करती है। एक, रिफॉर्म लाना, दूसरा चेंज लाना, स्ट्रक्चरल चेंज, एंड तीसरा होता ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। तो मैंने कहा अब आपको कहाँ रिफॉर्म लाने हैं, कहाँ चेंज करना है और कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये आपको तय करना है। क्योंकि आपके ऊपर हमने और देश के लोगों ने भरोसा किया है, तो इसलिए मैंने उससे अपने आप को विड्रॉ किया। और ये बहुत सोच समझ के विड्रॉ किया। तो अभी मैंने जो रचनात्मक काम है, महात्मा गांधी भी करते थे ना, एक बार आंदोलन किया और 10 साल फिर रचनात्मक काम में लग गए। तो इस समय में योग, आयुर्वेद, रिसर्च, ये स्वदेशी का काम, एमएनसीज को उखाड़ना भी तो बहुत बड़ा काम है। तो रचनात्मक कामों में जो ज़्यादा समय दे रहा हूँ। समझिए, करप्शन और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज, 2 चीज़ें मतलब दिखते हैं, उस पर असर हुआ है। जब का पहला आपने जो बोला था उसके बारे में बोला जाता है ये मतलब इट्स अ ब्लैक स्वान या काला हंस है जो दिखता नहीं है कभी भी, वो है ब्लैक मनी के बारे में। तो क्या मतलब आपने 2015 में बोला था इस साल पक्का चेंज आएगा, लेकिन समझिए मतलब उसके बारे में शायद अभी कम जितना बात किया जाए उतना अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, काला धन इस देश की बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे देश में काला धन है और देश के जो बाहर काला धन है, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी एंड स्वदेशी काला धन और विदेशी काला धन, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। और इसका समाधान ये माने ये तो रिवोल्यूशन वाला है, युद्ध, क्रांति जैसा है। जैसे विश्व युद्ध होता है ना, ऐसे ये आर्थिक युद्ध जैसा है।
दिस इज इकोनॉमिक वार, क्योंकि दुनिया के ताकतवर मुल्कों की इकोनॉमी इससे चल रही है। वो उनके पास जो पैसा, वो यहीं का पैसा घूम घाम के, और गरीब देशों का पैसा जाता है उसमें। दिस ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट देखते हैं, और ये दिखता है ना आंखों से कि लैंड में कितना ब्लैक मनी है, माइनिंग में कितना ब्लैक मनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ब्लैक मनी है, एजुकेशन में कितना ब्लैक मनी है, जो अनअकाउंटेड है, अनट्रेसेबल है, वो ब्लैक मनी है, वो है। उसको कम करने के लिए यद्यपि कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने। तो एक तो इंटरनल ब्लैक मनी और जो आउटसाइड ब्लैक मनी है, इसके ऊपर काम करने की तो बहुत ज़रूरत है। समझिए, आपका जो आचार्य कुलम स्कूल्स है वो शुरू करने की बात है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड जो नया लॉन्च करने वाली बात है, उसके बारे में लोग बोलते हैं शायद दिस आर द बेबी स्टेप्स तो नहीं, ये क्या सैफनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं क्या, ऐसे करके मतलब लोगों में शंका रहती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर बात को कलर, कास्ट, कम्युनिज्म से जोड़ना ये बहुत गलत बात है। ओके। अपनी परंपराओं की बात करना है, नैतिकता की बात करना, और आध्यात्मिक मूल्यों की बात करना, तो ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेशनलिज्म, क्या ये सब कलर्स हैं? आप मैं मेरे साथ किसी को मत जोड़ो थोड़ी देर के लिए, मेरे ऊपर कोई आप स्टैम्प मत लगाइए। आप, मैं कहता हूं, मैंने पूरे जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया कि जिससे कि कोई दो वर्गों में, समूहों में, जातियों में, परंपराओं में, संस्कृतियों में, सभ्यताओं में कहीं संघर्ष हुआ? क्या हिंदू धर्म में पैदा होना ये कोई गुनाह है? अब मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरा माँ बाप हिंदू है, मूलतः वो सब आर्य हैं, भारतवासी हैं, तो वो इसको आप ऐसे, और मैं सन्यासी बन गया, तो मैं, मेरे इस भगवे कपड़े से कोई घृणा करता है। देखो, मैं 3 बातें बोलता हूँ हमेशा, मैं साइंटिफिक, यूनिवर्सल एंड सेक्युलर अप्रोच के साथ काम करता हूँ। ये मेरी ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस एंड वननेस, ये मेरी फिलोसफी है। लेकिन दूसरे भी तो ऐसा माने। जब मुझे किसी मुल्ला से, मौलवी से, किसी पादरी से, किसी पोप से और किसी भी अन्य मजहबी आदमी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको भी मुझसे नहीं होनी चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड इस देश में सोशलिस्ट है, और सो कॉल्ड सोशलिस्ट तो फिर भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जो सेकुलरिस्ट है सो कॉल्ड, मुझे समझ में नहीं आता। भगवा कपड़ा देखते बिदक जाते हैं, ऐसे नहीं बिदकना चाहिए। एबी वर्धन, वो तो सीपीआई वाले कम्युनिस्ट ही आदमी था, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी उससे। मैं उस आदमी को अपने मंच में भी बुलाया, मैं उसके ऑफिस में भी गया, और उसने हमारे आंदोलन को भी सपोर्ट किया। आपने देखा होगा, प्रेस के सामने भी आया। मुझे कम्युनिस्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुसलमान, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख किसी से भी प्रॉब्लम नहीं। तो मुझसे कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मैं 1 मिनट में सुधार करूँगा, और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गलत कहोगे तो फिर मैं सुधार नहीं, फिर मैं प्रहार भी करूँगा और वार भी करूँगा। गलत बात है। तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये जो भगवाकरण और ये पता नहीं शब्द कहाँ से ले आते हैं। एक कलर को गाली देना तो गलत बात है ना। जो मुसलमान भाई कलर का कौन से का प्रयोग करते हैं, तो कभी हराकरण ऐसा तो किसी ने शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारे ईसाई लोग सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, हमारे भी ब्रह्मचारी पहनते हैं, क्या दिक्कत है? सफ़ेदीकरण तो नहीं हुआ। ये भगवाकरण कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आ गया? मुझे तो आश्चर्य होता है ये शब्द लोग घड़ते कैसे हैं। बड़े बड़े शातिर लोग होते हैं ये जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी घड़ने वाले लोग हैं ना, है बड़े शातिर होते हैं। स्वामी जी, चाइना हमारे यहाँ न्यूक्लियर टर्बाइंस आते हैं, उसके पावर इक्विपमेंट आता है, ज़्यादातर फ़ोन के जो भी तार लगते हैं, फ़ोन इक्विपमेंट ज़्यादा आता है। तो अभी आप ये जो चाइना के चीज़ों को बैन करना या बॉयकॉट करना, ये मतलब ये थोड़ा सिंपलिस्टिक नहीं, क्योंकि हमारे टाटा के जो JLR, जो जैगवार और लैंड रोवर वगैरह वहाँ पे है, इन्फोसिस वाले वहाँ पे है, मतलब ये सरकार को नहीं छोड़ देना चाहिए कि बाबा तुम डील करो इससे, ना कि मतलब हमें डील करना चाहिए कि क्या चीज़ें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। पूरी दुनिया की सरकारें WTO की जो संधियां हैं
उनमें बंधी हुई है। इसलिए मैं देशवासियों से कहता हूँ, पूरा देखो क्या है, पूरा हिंदुस्तान जिस दिन चाइना का विरोध कर देगा ना, तो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो उनके सरकार की नाक दबाएंगे। अभी पाकिस्तान का पूरा बहिष्कार कर देना चाहिए हिंदुस्तान को, जैसे कलाकारों का बहिष्कार किया। अच्छा, हिंदुस्तान का तो पूरा बहिष्कार कर देता है पाकिस्तान, और हम जो है उदारवादी बने रहते हैं। तो मैं कहता हूँ उदारवादी भी बनो और कट्टरवादी भी बनो, दृढ़तावादी। कट्टरवाद शब्द को बदनाम कर दिया लोगों ने, माने दृढ़तावादी भी बनो और उदारवादी भी बनो। दृढ़ता अपने देश के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, सिद्धांत के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, जस्टिस के लिए, कंट्री के लिए, और उदारता सबके लिए। आप यदि हमारे साथ ठीक बर्ताव करेंगे तो हम आपके साथ ठीक बर्ताव करेंगे, लेकिन आप युद्ध करेंगे तो हम भी राम बन करके रावण को मारेंगे, कृष्ण बन करके कंस और शिशुपाल का शीश काटेंगे। तो ये आप, यदि आप ऐसा नहीं करते तो मोदी जी ने कितना उदारता दिखाई। मोदी जी ने एक जो भारतीय विनम्रता की पराकाष्ठा होती है, उनकी मां के जाके पैर छुई, लेकिन फिर पाकिस्तान बाज नहीं आया। तो फिर अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए, पाकिस्तान के सारे कलाकारों को, अब गवर्नमेंट तो वीजा कैंसिल नहीं कर सकती, तो पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा। तो सारे देश के लोगों को ये कर देना चाहिए, जिस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी कलाकार होंगे फिल्म नहीं देखेंगे। अरे क्या फिल्म नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे? बाबा रामदेव ने एक भी पिक्चर नहीं देखी तो क्या दिक्कत होगी? हाँ, लेकिन स्वामी जी जब जाके मोदी जी नवाज शरीफ की माँ के पैर छूते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, साड़ी वगैरह करते हैं, तो उस समय उनके कलाकार आके यहाँ फिल्म करते हैं। अब जब उनसे झगड़ा हो जाता है तब तक वो फिल्म तैयार हो जाती है, तो उसको कैसे हम बोल सकते हैं? देखो वो, अरे इसी से तो दबाव बनेगा। जब तक किसी को हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, उसके सामने कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। आदमी संकट में जब चारों तरफ से घिर जाता है ना, उसी समय सोचने के लिए विवश होता है। अब वो जैसे कहते ना, आम भाषा में बोलो, खुला सांड घूम रहा है, उसको क्या समस्या है? मानी इसको जब तक आप नकेल नहीं डालोगे, जैसे पगला जाता है ना कोई, ऐसा है, तो इसको नकेल डालनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को नुकसान होगा, और नुकसान क्या होगा? पैसे का होगा ना। तो जिन कलाकारों को थोड़ा पैसा नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे क्या हो? देखो, हर बात में पैसा आगे नहीं होना चाहिए, जो है लॉस एंड प्रॉफिट आगे नहीं होना चाहिए, देश आगे होना चाहिए। तो ये जो कुछ कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश को तो ताक पर नहीं रख सकते, इसलिए इन कलाकारों का बहिष्कार करो, पाकिस्तान के साथ व्यावसायिक बहिष्कार करो, संबंधों का बहिष्कार करो। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के कुछ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आपस में कुछ रिश्तेदारियाँ भी, आपस में नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि हम अभी कुछ दिन तक पाकिस्तान के साथ में रोटी बेटी का संबंध भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक दबाव पड़ना चाहिए। जब देश के नागरिक दबाव, ये पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, ये तभी इनकी अकल ठीक होती है जब पूरे देश की जनता का दबाव आता है इनके ऊपर, तो पब्लिक प्रेशर। तो अब चाइना के ऊपर पब्लिक प्रेशर कब डेवलप होगा? जो चारों तरफ से चाइना का बहिष्कार हो जाए। वो हमारा करेंगे तो करने दो, हमारा करते क्या है, हम करते क्या है? अरे समझिए, जो हमारे इतने बड़े बड़े कंपनी, टाटा वहाँ पे है, इन्फोसिस वहाँ पे, TCS वहाँ पे, हम भी कुछ चीज़ें वहाँ बेचते हैं। ऐसा है, हम बेचते हैं वहाँ 10%। हाँ। आप पूरा वर्ल्ड का आंकड़ा निकलवा लो और हिंदुस्तान का आंकड़ा निकलवा लो, वो बेचते हैं हमारे यहाँ 90%। 70 बिलियन। हाँ। तो 10, 20, 30 डिफरेंट सेक्टर्स में हमारा ऐसा है, हम 10 से लेके 30 तक हम हैं, और 80 से लेकर के 90 तक वो बेचते हैं हमारे यहाँ। तो हमको यदि नुकसान होगा 10-20 हज़ार करोड़ का, तो उनको नुकसान होगा 1 लाख करोड़ का। हाँ, लेकिन समझिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी तो बहुत कम पैसे में नहीं बनते ना, जैसे वो बनाते हैं न्यूक्लियर टर्बाइन, शायद वो हज़ारों करोड़ का पड़ता है, लेकिन वो हमारे यहाँ बनाएंगे तो वो शायद बहुत करोड़ में बनता है वो, मतलब इसीलिए ये भी तो ऐसा है। देखो, वो तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को अपनी फिर पॉलिसी, जब अब मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो हमें इस तरह के जोन बनाने चाहिए, जैसे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पर लाइट फिल्में देते हैं। अभी हिंदुस्तान में क्या है, देखो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हो इंडिया को, मोदी जी ने मेक इन इंडिया का सपना दिया, लेकिन उसमें सपोर्ट करना चाहिए, एक देश में इन्वायरमेंट भी तो बनना चाहिए। कि आज 80% पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर चाइना का कब्जा है, ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, अपने आंखों से देख करके बोल रहा हूँ, आंकड़े तो आप लोग भी पढ़ते रहते हो। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन होता क्या है, अब जैसे हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जगह दी, हमने 25 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन खरीदी, और जो एक्सपोर्ट जोन वाली करीब 60 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन खरीदी। उसमें हम हर वर्ष करीब
10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करेंगे और उससे महाराष्ट्र के किसानों को हर वर्ष हज़ारों करोड़ रुपए सीधे तौर पर मिलेगा। हमने क्या लाभ ले लिया भाई? मेरे से लोगों ने बोला स्वामी जी आपको सस्ते में ज़मीन दे दी। मैंने कहा हमने 25 लाख रुपए एकड़ में लिए और 60 लाख रुपए एकड़ में लिए, मैं आधे में दे देता हूँ। हमारे बगल में आकर के जो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं किसानों के लिए वो फैक्ट्री लगा ले आधे में, पूरा मीडिया के सामने और पूरा फ्रंट पेज के ऊपर सारे अखबारों के अंदर नागपुर में छपा हुआ है कि मैं 12.5 लाख रुपए एकड़ जमीन और जो 60 लाख रुपए में खरीदी है और 30 लाख रुपए एकड़ में मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं पतंजलि की। यूनिलीवर वाले आ जाए, पीएनजी वाले आ जाए, नेस्ले वाले आ जाए और कोई विदेशी कंपनी नहीं तो देसी आ जाए, आकर के काम तो करे। हमारे यहाँ दरअसल नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। दूसरी बात, किसी को कोई थोड़ी फैसिलिटी दे दो, रिस्क बहुत बड़ा होता है बिजनेस के अंदर। अब एक तरफ आदमी बहुत बड़ा रिस्क लेता है। अभी हम जैसे मैंने कहा हम 50,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, तो क्या छोटा रिस्क है ये? तो इतने बड़े रिस्क लेने के लिए हमको जो है कुछ टैक्सेशन में छूट देना है, कुछ लैंड में छूट देना है, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजली में थोड़ा छूट देना है, तो हम सस्ते में चीज़ें उपलब्ध करा पाएंगे, पूरे वर्ल्ड को कम्पीट कर पाएंगे। वो करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन जैसे ऐसा कोई करना शुरू कर देगा, ओ बोले बाबा रामदेव को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर दिया। अरे भैया बाबा रामदेव का इसको कोई स्वर्ग में बांध के लेके जाएगा ये संपत्ति को? तो अच्छा इन्वायरमेंट बनना चाहिए देश में। तो उस इन्वायरमेंट का ये हिस्सा है कि हमको चीन का बहिष्कार करना चाहिए। मैं तो अभी थोड़ा कम बोला हूँ, जिस दिन मैं पूरा बोलूँगा उस दिन तो और आग लगेगी। ओके समझ। बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, मतलब कोई फ्यूचर प्लान? क्योंकि हमारी तरफ कुछ अभी बंगाल में हमारा बिस्किट तो बनता ही है, कोलकाता में भी और आसनसोल में भी अभी दूसरा प्लांट शुरू हो रहा है, और कुछ आगे और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन यूनिट हम लगाएंगे, ऐसा विचार है हमारा। तो असम में हम लगा ही रहे हैं। समझिए आप हाउ का जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ब्राज़ील से जो मतलब अच्छे उसका अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस है उस पर, और कब तक रिजल्ट ग्राउंड पे मिलने लगेगा? अगले साल से रिजल्ट मिलने लगेंगे। अच्छा। और इसमें हमारा करीब 500 करोड़ रुपए हम खर्च करने का हमने एक मन बनाया है। तो क्या अगले साल शायद ये काऊ जो मतलब जो अच्छे दूध देंगे वो क्या मार्केट में मिलेंगे? मार्केट में मतलब जहाँ पे भी जिनको किसानों को चाहिए। मैंने जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन और ये सारी चीज़ें अगले साल से शुरू हो जाएं, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। तो अगले साल हम ये ग्राउंड लेवल पर ही काम दिखने लगे, ऐसे हमें उम्मीद है। डीआरडीओ का जो टाइप था वो भी बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सी होता है, उसका क्या प्रोग्रेस समझिए? मतलब अभी क्या वो अभी जूस आना शुरू हो गया है। अच्छा, मतलब लोगों को सिबकथॉर्न को मिल रहा है। हाँ। समझिए आपने रिसेंटली ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला था, अभी तो मैंने कॉमन सिविल कोड के बारे में बोला ही नहीं, खाली 3 तलाक के बारे में बोला। और वो भी मैंने इतना ही बोला कि कोई भी दुनिया का धर्म, मजहब, वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है। फिर इस्लाम कैसे भेद करता है, या चाहे ईसाईयत कैसे भेद करती है? बीच में कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारण रहे कि वोट का अधिकार नहीं मिला यूरोप आदि में, अमेरिका आदि में, हैं? तो जो है ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, लेकिन धर्म की दुहाई दे करके कोई स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जब तक हम जो है पति पत्नी के संबंधों को लीगली बाउंड नहीं करते हैं, खाली आप ऐसे ही किसी को बोलो तलाक तलाक तलाक, ये क्या मतलब हुआ भाई? मजाक है? तो वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है करके, वो कभी भी छोड़ सकते हैं। मतलब पति पत्नी का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चे भी कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हो जाएंगे, बाप भी कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया, बेटा भी कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया। ये मजाक नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ट्रिपल तलाक के ऊपर मैंने ज़रूर बोला कि भाई ये बातें हमको, तो मैंने वहाँ पर भी मैंने यही शब्द का प्रयोग किया, साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर अप्रोच होनी चाहिए। ये कोई पंथ की बात नहीं है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की बात है। तो इसलिए मैंने ट्रिपल तलाक के जो है खिलाफ बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में मुस्लिम समाज को दोबारा सोचना चाहिए। तय तो उन्हीं को करना है कि देखो
मजहबी प्रक्रियाओं में हम कहीं पर बीच में नहीं आना चाहते कि भाई उनको किस तरह से नमाज पढ़ना है, किस तरह से रोज़ा करने हैं, रोज़ा कैसे तोड़ना है, किसी को नवरात्र में उपवास करने तो कैसे करने हैं, किसी को किस देवी देवता की उपासना करनी है, वो उनका इंडिविजुअल विषय है। लेकिन ये जो सामाजिक जीवन है उसमें तो मुझे लगता है जस्टिस पहले होना चाहिए। राइट एब्सोल्युटली, जस्टिस शुड बी एट द टॉप। समझिए आप अपैरल में भी आ रहे हैं, हाँ, क्लोथ्स वगैरह में करके। अब जीन्स का काफ़ी मतलब अखबारों में बहुत सारा बाबा जीन्स ला रहे हैं करके। तो लेकिन कुछ तो कापों ने तो मतलब हरियाणा में भी, यूपी में भी बैन लगा दिया। उनको क्या कहेंगे आप, जीन्स पहने ना पहने और लड़कियाँ? देखो, अब मैं सन्यासी बन गया तो सबको सन्यासी बनाऊंगा, ये बेवकूफ़ी की बात होगी। सन्यासी तो आदमी का एक अलग प्रकार का प्रारब्ध, पुरुषार्थ, संस्कार, वो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। तो मैं सन्यासी बन गया, सबको सन्यासी बनाऊंगा। मैं धोती पहनता हूँ तो सबको धोती पहनाऊंगा। अभी जो है रिसेंटली मैं मुखर्जी साहब से मिला, प्रणब मुखर्जी साहब से, वो धोती पहने। तो मैंने कहा आप धोती में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बोले मैं बचपन में धोती पहनता था, खड़ाऊ पहनता था। इनके पिताजी खड़ाऊ पहनते थे। और बोले मैं जो है 20-22 साल तक, बोले पिताजी तो आप जैसे मेरे वाली जैसे खोटी वाली खड़ाऊ पहनते थे आप जैसी, और मैं पट्टे वाली पहनता था, खोटी में संभलती नहीं थी। तो जो है सादगी हमारा भारत का स्वभाव है। लेकिन किसी बच्चे की इच्छा है जीन्स पहनने की, पहनने दो। और वो जीन्स भी पहने, कभी कभी कुर्ता भी पहने, अलग अलग रंगों में रहने दो अपने बच्चों को, क्या दिक्कत है इसमें? और किसी को मेरी तरह से बाबा जी बनता है तो बनने दो, किसी को डॉक्टर बनता है तो बनने दो। ये तो विविधता से चलेगी ना सृष्टि। सब पत्रकार नहीं हो सकते, सब कलाकार नहीं हो सकते, सब चित्रकार नहीं हो सकते, सब संगीतकार नहीं हो सकते, सब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं हो सकते, सब पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। तो विविधता है। तो जैसे जीवन की विविधता है, ऐसे भाषा की, वेशभूषा की, भजन की, भोजन की विविधताएं हैं। और विविधता में एकता। हाँ, एकता ये रहनी चाहिए कि हम सब मनुष्य हैं। और मानवता में सबसे पहले आता है प्रेम, लव, कंपैशन, सहयोग। हाँ, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सब कपड़ों में तो हम लंगोटी भी, ये भी हिंदुस्तान में पहली बार होगा। लंगोट भी बेचेंगे, कोट भी बेचेंगे, सब चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। मीन्स एक साथ आपको धोती भी मिलेगी, सारी हिंदुस्तान की साड़ियाँ भी मिलेंगी, पुरुषों की सब प्रकार की धोती, कटी वस्त्र बोलते हैं, अंग वस्त्र, उपवस्त्र आदि अलग अलग जगह बोलते हैं, लुंगी बोलते हैं, कहीं लुंगी भी मिलेगी उसमें। हाँ? और उसमें जो है साड़ी भी मिलेगी, धोती भी मिलेगी, धोती भी मिलेगा, सब मिलेगा।